तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट एग्जाम में जो है फेल होने की क्या वजह होती है, और अगर आपको जो है सीटेट एग्जाम पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सीटेट ऐसे ना निकलेगा पास, थोड़ा ये भी करो। ये क्या करना है, आपको 11 मंत्र मैं आज जो है आपको देने वाला हूँ, जो आपको खाली पेट जो इस मंत्र को लगाना है। और वो मंत्र क्या है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हंसी मजाक अपनी तरफ होती है, तो सबसे पहला मंत्र जो है ना, सबसे पहले मंत्र की आपको तैयारी पूरी रखनी है। बच्चे क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी की कमी रहती है। भाई आप खुद सोचो, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन ही नहीं करोगे सही से, क्योंकि जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना, उनको मालूम है भाई कि उनकी प्रिपरेशन, अगर वो अंतर आत्मा से अपने वो अपने दिल से पूछे ना कि वो क्या जो है हमने सीटेट की प्रिपरेशन की थी सही से, क्या हमने अपना 100% दिया था, तो उनके अंदर से जवाब आते नहीं, हमने अंदर से जो है मतलब हमने सही से प्रिपरेशन नहीं किया था। सिलेबस पूरा नहीं करते बच्चे, सीधा जो है मॉक टेस्ट पे कूद पड़ते हैं, सिलेबस पूरा नहीं करते हैं, और मॉक टेस्ट में अगर उनके कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो डिमोटिवेट होकर 1-2 दिन करके टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और टाइम वेस्ट होते होते जो है सीटेट का एग्जाम आ जाता है, और वो एग्जाम देने चले जाते हैं, और वहां पे उनके कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है, और बस इससे होता क्या, उनकी जो है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम नहीं होता क्लियर। और किसी का सिलेबस पूरा भी हो गया तो क्या करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जिस टाइम पढ़ रहे हो ना, जैसे कि मैं भी कभी कभार पढ़ाता हूँ, तो बेसिकली मैं जो है सीटेट सीटीपी की तैयारी कराता हूँ, उसके बाद जो है मैं हिंदी वगैरह की भी तैयारी कराने लगा हूँ। तो जो है मैंने काफी सारे बच्चों के जो है मतलब ये देखा है कि वो मेरे से सिर्फ एक ही कंप्लेंट करते हैं कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन कैसे करें? तो मैंने उनको रिवीजन के भी काफी सारे तरीके बताए कि किस तरीके से जो है रिवीजन करे। वो सोचते कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अधूरा कंसेप्ट, जैसे पियाजे की थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं बच्चे, मिक्सअप कर देते हैं सब कुछ, कि मतलब पियाजे की कोलबर्ग में। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन उनके दिमाग में बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन होने की वजह भी यही है कि वो रिवीजन नहीं करते। रिवीजन होने ना होने की वजह से जो है फिर वो क्या करते हैं, उनके कंसेप्ट की कमी होती है। उसके बाद लिखित नोट्स नहीं बनाते। मैं जो है जब भी अपना जो है मतलब वाईटी खोलता हूँ, सिर्फ एक ही कमेंट देखता हूँ कि गुरुजी हमें जो है नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूं। अरे भैया मेरे, अगर मैं टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कराने से बचता हूँ, लेकिन फिर काफी सारे कमेंट आने लगते कि आप पेड जो है आप कर रहे हो, और मतलब तरह तरीके की बातें बनने लगती है। तो मैंने क्या किया कि टेलीग्राम पे अब मैं नोट्स प्रोवाइड, क्योंकि देखो जो भी चीजें मैं बना रहा हूँ तो उसको क्या करना है, पीडीएफ को अपलोड ही तो करना है ना मुझे टेलीग्राम पे, मैं अपलोड कर देता हूँ। इससे क्या होता है, मैं जो है मैक्सिमम टाइम यही बोलता हूँ बच्चों को कि भाई तुम जो है जैसे पढ़ते हो ना, जैसे एक बार तो थोरोली पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थोरोली, लाइव क्लास मेरी ले लो, लाइव नहीं हुई तो रिकॉर्डेड ले लो। उसके बाद जो फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम फिर लो, और उस टाइम जो है ना साथ के साथ नोट्स भी बनाओ। इससे क्या होगा कि जब आप हाथों से लिखोगे ना और पढ़ोगे और सुनोगे, 3 सेंसेस आपके काम आ रहे हैं, आप लिख भी रहे हो, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो इससे क्या होगा कि वो चीजें जल्दी याद होगी, और फिर उसको जो है सुबह मॉर्निंग में उसको रिवीजन करो। लिखित नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी व्लॉग वगैरह बनाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सीटेट को पास करने के लिए 12 कॉपियां भरी थी। आप मानोगे नहीं, मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा, डोंट वरी, समय आते आते जो है सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद कई बच्चों का क्या होता है कि जो है उन्होंने मतलब प्रॉपर रिवीजन कर लिया होता है, सिलेबस कंप्लीट, अब उनके मुंह पे सारी चीजें रटी हुई है, लेकिन तो क्या चीज की कमी है, वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। भाई मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते आप, ये मुझे बताओ। मॉक टेस्ट लगाने से जो ना आपको आपकी कमी पता चलेगी। कमी की कैसे पता चलेगी? जैसे कि आपको जैसे सीडीपी अच्छा कर रहे हो, मैथ में थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल में गलतियां हो रही थी, तो कम से कम उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस पैटर्न नहीं पता होंगे तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और कई बच्चों को तो मॉक टेस्ट लगाने से डर लगता है कि भाई हमारे अगर नंबर कम आए। आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे नंबर कम आ रहे तो उसको आप सुधार तो सकते हो, और यदि वहां पे नंबर कम आए, अगर 90 नंबर नहीं आए जनरल कैटेगरी से हो, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो 82 मार्क्स नहीं आए, वहां तो सीधे फेल हो जाओगे, आपके 1000 रुपए वेस्ट गए। तो ऐसा मत करो, आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको मैं अपना ही बता देता हूँ मॉक टेस्ट में, कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तब मेरे 120 मार्क्स आते थे, 115, 110। और जब मैंने सीटेट का पेपर दिया तब मेरे पता कितने मार्क्स थे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं पास हूँ सीटेट, ऐसी बात नहीं है, और फर्स्ट टाइम में ही, और 1 से 1.5 महीने के मतलब टाइम में ही मैंने जो है मतलब सीटेट पास कर लिया था। गलत उत्तरों का जो है विश्लेषण ना करना। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें जो गलत उत्तर होते हैं उसको रट लेते हैं बस, उसका जो ये नहीं देखते कि भाई इसको ये गलत क्यों हुआ, इसको लगाने में हमारी जो है क्या चूक हुई, तो वो मूल्यांकन नहीं करते और अपने डाउट को क्लियर नहीं करते। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके भाई चारों ऑप्शन को एनालाइज करो। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, उसमें 150 क्वेश्चन को जो है एनालाइज करो, सारे क्वेश्चन को। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो गलत हो रहे हैं ना
उन सभी को एनालाइज करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है ना वो अच्छे से बढ़ेगी, और अंक को जो है बिल्कुल आपको जो है एनालाइज करना है कितने अंक आ रहे हैं। अगर आपके जो 100 के करीब अंक आ रहे हैं तो दैट मीन्स आप फेल मानो अपने आप को कि भाई नहीं, 120-30 का टारगेट लेके चलोगे ना। ये मैं सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो उनका तो फिर अलग ही है, वो तो फिर पास ही है। मैं एवरेज बच्चों का बता रहा हूँ कि आपको जो है 120-25 मार्क्स का जो है मॉक टेस्ट में जो है टारगेट लेके चलना है। अगर आपके जो है मॉक टेस्ट में 120-115 प्लस मार्क्स आए दैट मीन्स अब जो है आप पास हो जाओगे। क्योंकि जो मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं और जो एग्जाम का प्रेशर में जो वहां पे जो नंबर आएंगे ना, जमीन आसमान का अंतर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी गलती करते हैं बच्चे, PYQ से बचते हैं। भाई PYQ लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई मॉक टेस्ट जो है लगा लिया, अब PYQ लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट PYQ में जमीन आसमान का अंतर होता है। PYQ से आपको जो है मतलब एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं तो यूं कहता हूँ कि 2019 से लेके अभी तक जो है जितने भी जो है सीटेट के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे गए, जितने बार भी पेपर हुए, सभी के जो है आप क्या करने हैं, सभी को एक थोरोली जो है आपको क्या करना है, मतलब पहले तो एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसको सबको सॉल्व करना है, तभी जाके काम बनेगा भाई। उसके बाद सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा, PYQ आपको लगाना पड़ेगा। PYQ के साथ में जो है कोई भी अच्छे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट खरीद लो, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। और 5 साल के PYQ, 2019 से पहले के PYQ मत लेना। इनफैक्ट 2021 से भी लोगे ना, 19 में तो अब बहुत बेसिक हो गया, 19 का लेवल अब नहीं पूछते हैं, 19 में तो बहुत ही बेसिक लेवल था। तो मैं कहता हूँ कि 21 से जो है ना आप अभी तक के जो है ना जितने भी PYQ हो सकते हैं आप लगाओ और मौज में लगाओ। उसके बाद पेडागोजी पे भाई बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। सभी को मालूम है भाई पेडागोजी का जो सेक्शन है ना बहुत मतलब तगड़ा सेक्शन है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर की पेडागोजी मिलेगी। अगर आप CDP को अच्छे से कर लेते हो ना तो आपको जो है ना और अदर सब्जेक्ट में पेडागोजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में ना पेडागोजी सेम ही होती है। ध्यान रखना एक चीज, बस उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट पेडागोजी आ जाती है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन वहां पे भी आपको अगर ये चीज पता होगी ना कि चाइल्ड को सेंटर में रख के, अगर हमें बच्चे को सेंटर में रख के उत्तर देंगे ना, बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे के लिए क्या सही है, वो उस चीज को हम देख के अगर उत्तर देंगे ना तो हमारा उत्तर कभी गलत होगा ही नहीं। तो पेडागोजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और बच्चों के हिसाब से क्या सही है उसको जो हमें कभी इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों अगर कोई बच्चे गलती करते तो उसको हमें डांट देना, फटकार देना। टीचर बनने के बाद ये कार्य करना कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। उसको डांट लेना, हल्का फुल्का मार पीट भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो है इस बात का जो है ध्यान रखना है कि भाई उत्तर उस हिसाब से नहीं देना है। उसके बाद है कई बच्चे जो है भाषा सेक्शन में बहुत ज्यादा उनको जो है कमजोरी आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो घर से खा पी के नहीं आते, और किसी की लास्ट अगर इंग्लिश है या हिंदी है वहां तक तो पहुंचते पहुंचते उनकी हालत ही खराब हो जाती है। तो जो है देखो, ओ कहाँ गया, भाषा सेक्शन। हाँ, तो भाषा सेक्शन में क्या होता है कि बच्चे जो है ना मतलब भाषा समझ ही नहीं आती है। जबकि मैंने बहुत अच्छे से बता रहा है कि भाई अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश का भी ट्रांसलेटेड वर्जन उसी पेपर में होता है, और हिंदी का भी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन उसी पेपर में होता है। ये तरीका भी मैंने बता रखा है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते भाई क्या होता है नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो अच्छे से आपको जो है समझ आएगा। उसके बाद पैसेज, भाई पैसेज पढ़ने का एक तरीका ही नहीं मालूम है किस तरीके से पढ़ना है, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। बच्चे क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट पहले पैसेज को एक बार पढ़ा, कुछ समझने फिर एक बार पढ़ा, इससे टाइम तो जाता ही है उनका, फिर दोबारा तिबारा पढ़ते हैं, उससे टाइम तो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, जो भी आपके 5-6 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ो, जहाँ पे वो शब्द आपके जो है दिमाग में कीवर्ड आए बस वहां पे निशान लगाते जाओ, और बस बाद में फिर उसको सॉल्व करो। इस अगर तरीके से इस अगर मेथड को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली पैसेज में अच्छे मार्क्स आएंगे, और पैसेज से आपको डर कभी नहीं लगेगा। उसके बाद शिक्षण पद्धति समझ में ना आना, यानी कि जो क्या उसमें पूछा जा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है भाई, पूछा कुछ जा रहा है। कईयों को तो इंग्लिश का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई देखो, थोड़ा बहुत तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही आपको बोलेंगे कि बिल्कुल ये तरीका, इस तरीके को लगा के और इसका जो है ऐसे करके आंसर निकाल लो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, और जो मैंने तरीका बताया पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देन आपको जो है पैसेज को पढ़ना है। जहाँ पे आपको सेम कीवर्ड मिले वहां पे आपको जो है निशान लगा लेना, और फिर आंसर उसी हिसाब से देना है। उसके बाद स्वास्थ्य का सही नहीं होना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम के आते 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 जो है रात में इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि उनका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और काफी दिनों तक जो उनका बिगड़ा ही रहता है स्वास्थ्य। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको जो अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। कोई भी एग्जाम आ रहा है तो आप अपने आपको जो है अच्छे से मेंटेन रखो, ज्यादा बाहर मत निकलो, और घर में ही जो है अपना पूरा अच्छे से डेली रूटीन बनाओ, अच्छा भोजन करो। देखो ये भी फैक्टर, इसको फैक्टर को हम नकार नहीं सकते, लेकिन बाकी जो फैक्टर मैंने बताया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट, भाई साहब ये तो मतलब अब ऐसा हो गया कि जब बच्चों को हम सीटेट की तैयारी कराएंगे ना उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट की तैयारी कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन आते हुए हमें छोड़ के आने पड़ते हैं। मैंने खुद
देखे, मैंने खुद से जो है जब मैंने ये दिया था ना एग्जाम, तो मेरे साथ मैंने मतलब कम से कम नहीं करो 50 PYQ लगा रखे थे, मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट लगा रखे, PYQ जितने थे मैं सब सॉल्व करके गया था। तो सोचो जब मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है तो आप कुछ अलग दुनिया से तो हो नहीं, आपको डेफिनेटली होगा। तो आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि भाई टाइम मैनेजमेंट हम कहाँ से अपना जो है इम्प्रूव करें, तो आगे मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, समय का सही प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जो बच्चे होते हैं बीच बीच में वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, ये सब आपको इग्नोर करना होगा 2.5 घंटे के लिए। उसके बाद इजी क्वेश्चन को पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं किसी भी सेक्शन का उसको अटेम्प्ट करो, तुरंत OMR में फिल करो। और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं आता है तो लास्ट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 कर देने हैं। अब जब आता ही नहीं तो उसको छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो महिलाएं होती हैं तो वो क्या करती है, वो अपने पारिवारिक जीवन में जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है। उनको मालूम है कि भाई हमारे सीटेट का एग्ज़ाम है, हमने फॉर्म भर दिया, सीटेट का एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद है, लेकिन वो जो है ना उनके जो परिवार का जो मोह होता है उसमें बेवजह में वो समय की बर्बादी करती है। मतलब समय की बर्बादी तो मतलब इस टाइम में तो यही बोलेंगे कि समय की बर्बादी तो करती है ना, जिस टाइम में उनको जो उनका पीक टाइम है उनको पढ़ना चाहिए, तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे जो है अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा लगन रहती है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा जो मैं घरेलू महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फील्ड है ना इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती है, और महिलाएं भी मतलब ऐसी कि 25 से 30-35 वाली महिलाएं, तो डेफिनेटली उनकी शादी हो रखी होती है। तभी मैंने इस पॉइंट को भी लिया है ताकि मैं जो है आपको इस चीज़ को जो है थोड़ा सा बताऊं, ताकि आपके माइंड में ये जो है ट्रिगर करे ये सारी चीज़ें। थोड़ा आपको जो है ना दुनियादारी से कटना होगा थोड़े समय के लिए। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप अपने परिवार को इग्नोर कर दो, थोड़े से समय के लिए दिन में 4-5 घंटे आप अपने परिवार से कट जाओ। किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना बहुत आवश्यक है, ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आत्मविश्वास की कमी। भाई एक चीज़ बताओ, आपने तैयारी की अच्छे से, अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में भी 110 115 मार्क्स आ रहे हैं और अच्छे से सब कुछ हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, तो भाई आपको एग्जाम में जाते जाते क्या हो जाता है, कोई मतलब जो है भूत वूत सूंघ लेता है क्या, कुछ नहीं ना। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। भाई कईयों को तो ऐसा दिल धड़कने लगता है, कहीं तो बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी कहानी बताऊं, जब हमारा सेंटर दिल्ली में पड़ा था ना केशवपुरम में, तो वहाँ पे एक महिला थी, मतलब एक लेडीज थी, मतलब लड़की तो नहीं बोलेंगे उसको, लेडीज ही बोलेंगे, मतलब शादीशुदा थी। भाई वो बेहोश हो गई। अब बेहोश क्यों हो गई, उसके मतलब सभी को मैडम ने जो है क्या करा, क्वेश्चन पेपर दिया, और OMR शीट तो आप सभी को मालूम है क्वेश्चन पेपर के उस बुकलेट के अंदर ही रहता है। वो बंदी बेहोश। अब उसको बोले क्या हुआ, उसको पानी वानी डाल के उठाया, कह रही मेरे हस्बैंड जो है उनको बुला दो और मैं जाना चाहती हूँ। बोला क्या हुआ बेटा, आपका तो एग्जाम है, एग्जाम दो ना। बोला नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और विश्वास रखना इसलिए क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ। और बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है तो आप जिसको भी मानते हो, जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो, उनका जो एक बार नाम ले लो और सब कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, इस बात को आप अपने माइंड में रख के जाओ। जो आप हो वो कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपके जैसा भगवान ने और किसी को नहीं बनाया। तो आपको जो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, पॉजिटिव तरीके से एग्जाम पास हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आप आधी जंग वहीं जीत जाओगे जहां पे आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर लोगे और पॉजिटिव रहोगे। उसके बाद तो आंसर देखना यूं फट 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 निकलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।